नमस्कार, मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत की एक विमानन कंपनी की जिसका नाम है इंडिगो एयरलाइंस, जो तुर्की के साथ मिलकर टर्किश एयरलाइंस के साथ मिलकर के काम करती है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फिर हम इस काम को समझेंगे। असल में भारत से अगर आपको यूरोप जाना है तो भारत की जितनी भी एविएशन कंपनियां हैं, या तो ये सिंगल फ्लाइट उड़ा करके यूरोप तक लेकर जाएं, जिसमें कि ज़्यादा बड़े बोइंग्स की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा बड़े फ्लाइट्स की आवश्यकता पड़ती है, एयरलाइंस की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा बड़े एयरलाइंस का कॉस्ट भी ज़्यादा है, उनको उनको रन कराने का जो खर्चा है वो भी ज़्यादा है। ऐसे में क्या होता है कि यदि आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो भारत से उड़ा हुआ विमान अगर यूरोप जाना चाहता है तो एशिया का अंतिम देश पड़ता है तुर्की। वहां से थोड़ा सा हिस्सा उसका यूरोप में एंट्री होता है, मतलब ये समझिए कि यूरोप का एंट्री द्वार है तुर्की। तो भारतीय एयरलाइंस जो ये इंडिगो है, इसने तुर्की के साथ एक टाई अप किया हुआ था। टाई अप ये था कि हम लोग एक सिंगल टिकट पे यूरोप तक के टिकट बुक करेंगे। मतलब इंडिया से किसी को यूरोप अगर जाना है, मान लीजिए कि जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये इधर जाना है, पुर्तगाल जाना है, तो ऐसे में होगा ये कि यहां से तुर्की तक लेकर जाएगी भारत की एयरलाइंस, और तुर्की से तुर्की की एयरलाइंस उन्हें यूरोप लेकर चली जाएगी। एक तरह की ब्रेक जर्नी होती है, लेकिन इस ब्रेक जर्नी में भारत से तुर्की ले जाने तक का जो काम है ये इंडिगो कर रही है, और इंडिगो से आगे का काम टर्किश एयरलाइंस कर रही हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, अब इसमें मतलब ऐसे तो किसी भी देश के साथ आप ये काम कर सकते हो। अब होता क्या है कि सिंगल टिकट पर बिना पीएनआर नंबर बदले, मतलब इंडिया से अगर आप चल रहे हैं तो इंडिया से आपका टिकट इस तरह से दिखाया जाएगा जैसे सेम एयरलाइंस की कंपनी ही आपको लेकर जा रही है। मतलब इंडिया से अगर आपको किसी विदेश में, यूरोप के किसी देश में जाना है, तो ट्रैवल भले ही आपका ब्रेक जर्नी में हो रहा हो, लेकिन ब्रेक जर्नी का पीएनआर सेम रहता है। आपका नंबर जो है वो टिकट नंबर सेम रहता है, क्योंकि आपने टर्किश एयरलाइंस के साथ टाई अप किया हुआ है। अगर टाई अप नहीं होता तो क्या होता? तो अगर टाई अप नहीं होता तो हमारी फ्लाइट वहां तक जाती, फिर दूसरा टिकट हमें इशू होता, यहीं पर हमको 2 टिकट मिलते, और उन टिकट्स की वजह से फिर आपको वहां जाना होता। बोले ऐसा करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अगर किसी कारण से आपकी फ्लाइट यहां से टर्की टर्की तक की जो फ्लाइट है वो डिले कर गई, तो आने वाली जो फ्लाइट है, जो कनेक्टिंग फ्लाइट है, उसके लिए आपको जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। सेम कंपनी की फ्लाइट अगर ट्रेवल कर रही होती हैं तो ही आपको कनेक्टिंग फ्लाइट का फायदा होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने इंडियन रेलवे से टिकट बुक कराया है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाने का, बीच में आपको टिकट बदलना है। अगर आपने सिंगल टिकट लिया है तब तो रेलवे की जिम्मेदारी है आपको पहुंचाना, लेकिन आपने अगर बदलता हुआ टिकट, पहले यहां से आकर खुद ने टिकट बुक किया, वहां से आगे का भी खुद ने बुक किया, सिंगल पीएनआर अगर आपको नहीं मिला है तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये ट्रेन लेट हो गई तो दूसरी ट्रेन के लिए आपके इंतजार किया जाए। फ्लाइट्स में ऐसा होता है कि अगर आपने सिंगल पीएनआर लिया हुआ है और गलती से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट डिले हो जाती है, तो या तो वो आगे वाली फ्लाइट को रोक कर रखते हैं जब तक पीछे वाली फ्लाइट ना आ जाए, या फिर अगर उस फ्लाइट को उड़ाना पड़ गया तो फिर नई वाली व्यवस्था करते हैं ताकि आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए कंपनियां आपस में टाई अप कर लेती हैं। अगर मान लीजिए इंडिया से यूरोप तक भेजना है तो हमारे पास फ्लाइट्स का अभाव है, तो अभाव कह लीजिए, या फिर इतनी फ्लाइट्स की आवश्यकता हमारे साथ विदेश में पहुंचाने के लिए अगर बैठ जा रही है कि यहां से यहां तक हम ले आए, यहां से आगे तुम ले जाना। इस चीज को देखते हुए आज से 2-3 साल पहले इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस के साथ टाई अप किया हुआ था, और इससे भारत के लोग जो यूरोप जा रहे थे उन्हें सस्ते टिकट्स भी मिल रहे थे। दिन भर में 56 फ्लाइट्स उड़ रही थी, 28 जाने वाली और 28 आने वाली। टर्की तक हमारी फ्लाइट्स आया जाया करती थी। इससे बढ़िया यूरोप में कनेक्टिविटी बन गई थी और देश का सस्ते टिकट पर ट्रैवल हो रहा था। अब दिक्कत क्या हुई? इंडिगो ने जिस तरह से आज के समय में आप देख रहे हैं कि टर्की का बायकॉट चल रहा है, इंडिगो को इस समय आदेश मिला है कि आप तुर्की के साथ अपने संबंध तोड़ दीजिए। 3 महीने का अल्टीमेटम है, 3 महीने के अंदर आप अपने संबंध तोड़ दीजिए, नंबर 1। दूसरा, तुर्की ने इसने इंडिगो ने एक काम और कर रखा था, और वो काम क्या था? असल में क्या है, विमान को किराए पर भी लिया जाता है। जैसे मान लो कि आज एक विमान की कीमत कुछ करोड़ों रुपए हो सकती है, मतलब 10, 20, 50 करोड़ जो भी होगी। अगर एक विमान की कीमत इतनी है तो उस विमान को खरीद करके चलाने में आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई इतना पैसा लगाया विमान में, तब जाकर के आप उसे ऑपरेट कर पा रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां आपको विमान किराए पर दे देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टैक्सी हैं। टैक्सी को आप अगर खरीद कर चलाना चाहें तो उसका एक अलग खर्चा है,
आपने किसी से उसे लीज पर ले लिया, अब आप उसे चलाते हैं। अब आप उसे चलाते हैं तो लीज वाले को लीज का रेंट चुका देते हैं और आप उससे किराया जो बनाते हैं उससे आप भी कमा लेते हैं। इंडिगो ने ऐसे ही टर्किश एयरलाइंस से 2 विमान लीज पर लिए हुए थे, बोइंग 777। और जो विमान इन्होंने किराए पर लिए हुए थे, वो लीज पर जो लिए हुए थे वो वेट लीज पर लिए हुए थे। असल में वेट, डैम्प और ड्राई 3 तरह की लीज होती हैं। ड्राई लीज का मतलब होता है कि आपको केवल विमान दिया जाएगा किराए पर, बाकी सारा साफ संभाल आपको करना है। दूसरी लीज होती है वेट लीज, जिसके अंदर कहा जाता है कि विमान के साथ साथ आपको क्रू भी मिलेगा, पायलट भी मिलेगा आपको, उसके अंदर जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं वो भी मिलेंगी, ग्राउंड स्टाफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फ्लाइट के साथ सब कुछ मिलेगा। लीज की राशि थोड़ी बढ़ जाएगी। एक होता है डैम्प लीज। डैम्प लीज के अंदर फ्लाइट मिल गई, क्रू मिल गया, लेकिन और सपोर्ट नहीं मिला, या फ्लाइट मिल गया, ग्राउंड सपोर्ट मिल गया, क्रू नहीं मिला। तो इस तरह से डैम्प लीज जो है वो ड्राई और वेट के बीच की एक लीज होती है। तो कई जगह तो लिखा हुआ है कि इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस के 2 विमान को डैम्प लीज पर लिया हुआ था, और कई जगह लिखा है वेट लीज पर, यानी कि विमान के अलावा भी हमने कुछ और सुविधाएं उनसे ली हुई थी और उसके माध्यम से हम अपनी सर्विसेज को कर रहे थे। क्यों कर रहे थे साहब हम ऐसा? क्योंकि इस तरह की लीज से हमें फायदा होता है। क्या फायदा होता है? हमें फायदा यह होता है कि हमें कम पैसे के अंदर विमान यूज करने को मिल गया और हम आराम से अपनी सर्विसेज को चला पा रहे हैं। अब इसको भी रोक दिया गया है, ठीक है। तो टर्किश एयरलाइंस के साथ 2 चीजों को अगले 3 महीने में, चाहे वो बोइंग जो 777 है उनकी वेट लीज को रोकना हो, या फिर इंडिगो का जो टर्किश एयरलाइंस के साथ में टाई है उसको तोड़ना हो, इन दोनों का आदेश दे दिया गया है, ठीक है। यहां पर आ चुका है, डीजीसीए ने इंडिगो को कहा है कि टर्किश प्लेन्स को अगले 3 महीने तक और उड़ा पाएंगे, ये हम आखिरी बार आपको मौका दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले होता क्या था? होता यह था कि इनको हर 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता था। अगर आपने किसी फ्लाइट को लीज पर लिया है तो आपको सरकार से, डीजीसीए से, जो भारत का जो सिविल एविएशन का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उससे आपको परमिशन लेना होता था। वो 6-6 महीने की परमिशन देता था। उनकी 6 महीने की परमिशन अभी 31 मई को खत्म हो रही है, यानी आज खत्म हो रही है। तो इनको अभी 3 महीने का समय और दे दिया है, अगस्त तक का, कि अगस्त तक चला लो, उसके बाद में फिर हम आपको नहीं देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे बताने का कोई बड़ा कारण अब बचता नहीं है। आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये सारा लिखित में दे दिया है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर और ऐड करना चाहूंगा। ये जो कंटेंट हम आपको यहां शो कर रहे होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, खुद से इसके नोट्स बनाना चाहते हैं, या अपने लिए रेफरेंस में देखना चाहते हैं। हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, अपनी पाठशाला.com को। हम वहां पर लिखित कंटेंट भी डालते हैं। हमारी इस पूरी क्लास का जो स्लाइड्स हैं इनका पीडीएफ भी वहां पर उपलब्ध होता है। अपनी पाठशाला.com पर रेगुलर विजिट करके इन कंटेंट्स को आप वहां से पढ़ सकते हैं और वहां से आप इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को फिलहाल दे दी है। जो बोला है वो सारा की सारा मैंने लिखित में यहां पर उपलब्ध करा दिया है। बाकी तो सबकी तरफ से रिएक्शंस हैं। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं? कर हम इसलिए रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौर में, उस समय टर्किश एयरफोर्स ने अपनी तरफ से हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान भेजा था। हालांकि टर्की ने इसका मना किया था, लेकिन बाद में कंफर्म हो गया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इनके ड्रोन्स भारत पर हमला करने आए थे और वो हमने बकायदा अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें बताया भी था कि इनकी तरफ से हमारे ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन्स भेजे गए हैं। ये हम लोगों को पता भी चल गया था, ठीक है। टर्किश प्रेसिडेंट ने पूरे टाइम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने में कमी नहीं छोड़ी। पूरे समय इनके खिस्मत के लिए कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं, हर समय टर्की ने पहले तो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया हुआ था, बाद में फिर जब ये हमले हो रहे थे उस समय भी टर्की पूरे तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ऐसे में भारत का तुर्की के खिलाफ होना लाजमी है। इसी के लिए भारत के अंदर बायकॉट टर्की ट्रेंड हुआ था, जिसके चलते भारत की तरफ से बहुत सी कंपनियां जो ट्रैवल कराती थी उन्होंने टिकट्स कैंसिल किए, लोगों ने टर्की का जाना बंद कर दिया। टर्की की तरफ से हमारे लिए कहा गया कि आप वापस आइए, लेकिन हम लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, आप पाकिस्तान को प्रेम को करते रहिए, हम बायकॉट टर्की करते रहेंगे। और भारत ने अपनी तरफ से मतलब 250% तक हमारे कैंसिलेशन हुए टर्की और अजरबैजान के, कि हमारे इंडियंस ने वहां जाना बंद कर दिया। इंडियंस ऑलरेडी $400 मिलियन खर्च करते थे टर्की और अजरबैजान की यात्रा पर, हमने उनको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, तुर्की को बायकॉट कर दिया। उसके अलावा मुंबई का जो एयरपोर्ट है जो अडानी ऑपरेट करता है, उसके साथ में एक सेलेबी नाम की कंपनी है जो टर्की की है, वो भी उसको ऑपरेट करने में मदद करती थी, मुंबई और अहमदाबाद को। सेलेबी को भी हटा दिया गया कि भैया तुम यहां पर हमारे साथ काम नहीं करोगी, उसको भी रोक दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश से रिलेटेड अगर कोई भी सिस्टम चलाते हैं, कोई एग्रीमेंट है,
उन सबको भी तोड़ने का कह दिया गया कि भाई इनके साथ किसी भी प्रकार से, फिर चाहे जेएनयू हो, आईआईटी मुंबई हो, इन सबको तरफ से आह्वान हो गया कि भाई हम टर्की के साथ कोई या बांग्लादेश के साथ कोई काम नहीं करेंगे। टर्की के जो फ्रूट्स हैं उनको पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया। टर्की के फलों को जो इंडिया में मंगाया जा रहा था उनको मना कर दिया। कुल मिलाकर भारत ने व्यापारिक रूप से इनको नुकसान पहुंचाने का जो काम किया है वो कर दिया।